हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आपका स्वागत है चैप्टर 8 के पार्ट 2 में, जिसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है वर्कर्स वर्थ। यानी कि जो वर्कर हैं उनकी वर्थ क्या रही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके लिए केस स्टडी दी गई है आपके बुक में, जो कि है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। भोपाल गैस ट्रेजेडी को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी फुल स्टोरी जो है वो नेटफ्लिक्स OTT के ऊपर अवेलेबल है। अब वहाँ से जाके द रेलमैन करके होगी, इसे देख भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में जानना है, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से ये ट्रेजेडी हुई थी। तो आपकी एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी और आपको स्टडी भी करने के लिए भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, यूएस की कंपनी थी, जिसने इंडिया में अपना प्लांट जो है सेटअप करके रखा था। इसका प्लांट था भोपाल में। अब ये क्या थी? इंसेक्टिसाइड प्लांट था। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स जो बनाते हैं ना, वैसी कंपनी थी ये। इसकी कंडीशंस जो थी वो बहुत ख़राब थी। क्या क्या था इसके अंदर? सेफ्टी डिवाइस मेल फंक्शनिंग, यानी कि जो सेफ्टी डिवाइस थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से आप बोल सकते हो। उसकी कंप्लेंट भी की गई थी, बट क्योंकि ये कंपनी यूएस के किसी ओनर की थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के वर्कर्स काम कर रहे थे। सेकंड था वर्कर क्रू जो था, जो वर्कर्स थे उससे रिड्यूस करके, अगर 12 लोगों की ज़रूरत थी तो वहाँ पे 6 वर्कर्स को ही लगाया गया था। तो आप सोच लीजिए किस तरीके की कंडीशंस रही होंगी। थर्ड था ट्रेनिंग ड्यूरेशन। अब ट्रेनिंग का टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे 6 महीने का था, उसको रिड्यूस करके 15 डेज कर दिया था। तो आप खुद सोचिए कि 15 डेज की अगर ट्रेनिंग दे रहे थे तो वो क्या सिखा रहे होंगे। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज उनको अप्लाई किस तरीके से चलाया जाएगा, या फिर कंपनी की जो भी मैनेजमेंट है उसके बारे में क्या सिखा रहे थे वो पर्टिकुलर वर्कर्स को। एंड फोर्थ था नो नाइट शिफ्ट पर्सन, यानी कि नाइट शिफ्ट को मैनेज करने के लिए कोई वर्कर था ही नहीं। अब सेकंड जो इसका पॉइंट है, इंडियन वर्कर्स फोर्स टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन ड्यू टू इकोनॉमिक डेस्परेशन। मैंने आपको बताया पीछे, जैसे आदिवासी वगैरह है या फिर जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के इंडिया में, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अनसेफ कंडीशंस में भी, जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे काम करें। और लोग एग्री भी कर जाते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है एम्प्लॉयमेंट की, पैसों की। तो ऐसे ही इंडियन वर्कर्स का फ़ायदा उठाया जा रहा था यूएस कंपनी के द्वारा। अब December 3, 1984 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी वो अकर हुई थी। क्या हुआ था? 45 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, एक गैस है, इसको ये रिलीज हो गई थी एयर के अंदर। जब ये एयर के अंदर रिलीज हुई तो इसने एयर में मिक्स होना शुरू किया, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। मतलब कोई अगर इसे काफ़ी टाइम तक इनहेल करता रहेगा तो धीरे धीरे स्लोली वो आदमी जो है मौत के चंगुल में फंस जाएगा। अब इतनी जो है 45 टन वो लीक हो गई एयर में, जिसने किल कर दिया अप्रोक्सीमेटली 15,000 से लेके 20,000 तक लोगों को इन भोपाल। और लोगों को पता भी नहीं चला कि वहाँ पे कोई गैस जो है वो लीक हुई है। रात का टाइम था और लोग जो है मौत की चपेट में आते रहे। अब ये सारी जो घटना थी, इससे क्या हमें समझ आया कि लॉज जो है बहुत ज़रूरी हैं। लॉज यानी कि कानून होने चाहिए प्रॉपरली वर्कर्स के लिए। अदर इंडस्ट्रीज़ में भी, अदर इंडस्ट्रीज़ या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में, उनमें एक प्रॉपर जो है कानून होना चाहिए वर्कर्स की हेल्थ को लेके, या फिर वर्कर्स के राइट्स जो है उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो इसलिए हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया। आप इसे ज़रूर से जाके देखिएगा OTT के ऊपर भी। थर्ड टॉपिक इज एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, यानी कि जो सेफ्टी लॉज हो उन्हें कौन अप्लाई करवाएगा। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है राइट टू लाइफ के बारे में। इसको आपको फुली अगर पढ़ना है तो मैंने अपने चैनल पे इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में हर एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। लिंक में नीचे भी दे दूँगी। राइट टू लाइफ का मतलब है कि भारत के हर एक नागरिक को साफ पानी पीने और शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अब इन लॉज को कौन अप्लाई कराएगा? गवर्नमेंट, सरकार जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी कानून बनाए गए हैं जिससे राइट टू लाइफ को प्रिजर्व किया जाए, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना। बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नो चेक ऑन लॉज इन इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती इन लॉज को इन्फोर्स कराने के लिए। इसकी वजह से क्या क्या होता है? लैक्स सेफ्टी लॉज, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी लॉज जो है उन्हें प्रॉपरली अप्लाई ही नहीं करवाया जाता भारत में। सेकंड है नेग्लिजेंस इन रेगुलेशन। अब हमने यूनियन कार्बाइड के बारे में पीछे पढ़ा लास्ट टॉपिक में, उसमें भी यही हुआ था कि वो कंपनी जो थी उसे पता ही नहीं था कि एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है उनके इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो इतने बड़े हज़ार्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इंडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कैसे इन लोगों को परमिशन दे दी कि वो हाईली पॉपुलेटेड जो एरिया है वहाँ पे अपना प्लांट जो है उसे
एस्टेब्लिश कर ले। तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्यों उन्हें जो है मतलब ये अधिकार दिया गया था कि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन के एरिया में वो इतने खतरनाक जो प्लांट है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। थर्ड इज इग्नोरेंस इन सेफ्टी कंसर्न। 1978 के अंदर गवर्नमेंट इग्नोर्ड सेफ्टी कंसर्न। भारत की सरकार जो है वो हमेशा से इग्नोर करती आई है सेफ्टी कंसर्न को, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं जो है वो घट रही हैं भारत में और होती आई हैं पीछे। फोर्थ वन इज अप्रूवल ऑफ अनसेफ प्रैक्टिसेस। अनसेफ प्रैक्टिसेस का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस फॉल्टी है, किसी तरीके की इशू चल रहा है किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो उसको जो है इग्नोर कर देना और अप्रूव कर देना अनसेफ प्रैक्टिसेस को बाय द गवर्नमेंट। एंड फिफ्थ वन इज कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर लॉस। अब कोई भी डिजास्टर हो जाएगी उसके बाद सरकार जो है बोल देगी कि हाँ जी हम नए जो है लॉज बनाएंगे, उनको हम अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्गर लॉज जो है सख्त कानून बनाएंगे इसके बाद। बट उसका क्या फ़ायदा, दुर्घटना तो हो गई ऑलरेडी, जिन लोगों की जान जानी थी वो तो चली गई, उसे तो कोई वापस नहीं ला सकता। तो ये है इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, जिसके मामले में भारत की सरकार जो है हमेशा से फेल होती आई है अभी भी। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से नए लॉज बनाए गए। 1984 की बात है, एनवायरनमेंट को घोषित किया गया था फ्री रिसोर्स, यानी कि कोई भी नागरिक जो है वो एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके बदले में लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने पॉल्यूट कर दिया पानी को भी और एयर को भी, क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि एनवायरनमेंट को तो घोषित किया गया था फ्री रिसोर्स। ओके, अब ये जो फ्री रिसोर्स था इसके बारे में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज ने पोल्यूट कर दिया वाटर एयर को, तो हेल्थ और पोल्यूशन इश्यूज जो थे वो अराइज हुए बहुत ज़्यादा। अब इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके का कानून बनाया ही नहीं गया था, एज वेल एज जो वर्कर्स थे ऑर्गेनाइजेशन में, देयर वाज नो लॉस टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स ड्यू टू हैजार्ड्स ऑल्सो, जो हमने यूनियन कार्बाइड में भी पढ़ा। न्यू लॉज को बनाया गया टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एज वेल एज एनवायरनमेंट। एक केस है सुप्रीम कोर्ट में आया था, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, इन द ईयर ऑफ 1991। उसके दौरान जो है वो डिक्लेयर किया गया राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। इंक्लूड्स राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, यानी कि भारत के हर एक नागरिक को, अमीर है वो गरीब है, किसी भी तरीके के रंग का है, किसी भी जाति का है, उन्हें राइट है कि वो अच्छा साफ पानी पिए और शुद्ध हवा में सांस लें। तो ये है राइट टू लाइफ आपका। फिफ्थ इसका पॉइंट है एनवायरनमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी। अब एनवायरनमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज भी है। अब जो ऊपर हमने न्यू लॉज वाला पॉइंट पढ़ा, इसका इम्पैक्ट जो था वो था इंडस्ट्रीज जो थी मूव कर गई रेजिडेंशियल एरियाज में। दिल्ली का एग्जाम्पल है, जो लोगों के रहने वाले एरियाज थे, इंडस्ट्रीज जो थे वहाँ मूव हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इन वर्कर्स प्लस फोर्स रिलोकेशन। इंडस्ट्रीज को तो मूव कर दिया जो इन्वायरमेंट था उसको साफ करने के लिए, बट अब इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे थे, जो वीकर सेक्शन के लोग थे, उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो थी वो अराइज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें ज़बरदस्ती जो था रीलोकेट करना पड़ा। तो ये भी एक तरीके की समस्या ही है, क्या करें, एनवायरनमेंट को बचाएं या फिर लोगों को एम्प्लॉय करें। तो सरकार को कुछ ऐसा सेंट्रल वे ढूंढना पड़ेगा जिससे एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो, एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट भी टैकल हो सके। फिफ्थ पॉइंट है एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी। वो मैंने आपको बता दिया, पब्लिक फैसिलिटी का मतलब कि उसे हर एक जो बंदा है, नागरिक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन फॉर बैलेंस्ड बेनिफिट्स, यानी कि लोग भी पॉल्यूशन से बचे और एनवायरनमेंट भी सेफ रहे, उसके लिए बैलेंस्ड बेनिफिट्स किस तरीके से जो है वो निकाले जाएंगे। फर्स्ट है अडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर 3 R's आपके पास आते हैं, रिसाइकल, रीयूज वाले, उनको आप यूज़ कर सकते हो, क्लीनर टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकते हो, ताकि एनवायरनमेंट में एयर वाटर पॉल्यूशन जो है उन्हें कम किया जा सके। सेकेंड वन इज पेनल्टी ऑन पोल्यूटर्स बाय गवर्नमेंट। जो भी पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, एयर को, वाटर को, या किसी तरीके से, उनको प्रॉपर जो है पेनल्टी दी जाए, गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाए, की भी गई है काफ़ी सारे एरियाज में इंडिया के। एंड थर्ड वन इज इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज बाय गवर्नमेंट। जो भी कानून बनाए गए हैं उनको स्ट्रांगली जो है सख्ती से उनका पालन करना और लोगों से उनका पालन करवाना जो है गवर्नमेंट की ड्यूटी रहेगी, चाहे वो उसके लिए पेनल्टी डालें या फिर उन्हें सजा दे लोगों को किसी भी तरीके से, जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। या फिर अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसे ओनर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री के, जो अपने वर्कर्स के राइट्स को
राइट्स का खनन कर रहे हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वर्कर्स की किसी भी तरीके से। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 8 लॉज एंड सोशल जस्टिस का। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को आपको पता है सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये सीरीज़ ख़त्म होती है सिविक्स के चैप्टर्स की। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, बाय।